नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के अपने मुद्दे की। कर्नाटक बीजेपी में जारी विवाद के बीच मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। 2 साल पहले आज ही के दिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। बीजेपी के अंदर भी उनकी मजबूत पकड़ रही है। हाल के दिनों में बीएस येदियुरप्पा की कार्यप्रणाली को लेकर कई विधायक नाराज चल रहे थे, जिसके बाद कई राजनीतिक घटनाक्रम के बाद उन्होंने अपने पद से सोमवार को त्यागपत्र दे दिया। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की आबादी लगभग 17% मानी जाती है। 35 से 40 विधानसभा क्षेत्रों पर बीएस येदियुरप्पा की मजबूत पकड़ रही है। रविवार को विभिन्न लिंगायत मठों के संतों ने बेंगलुरु में सम्मेलन कर उन्हें अपना समर्थन भी दिया है। येदियुरप्पा को मजबूत जनाधार पर हमेशा से भरोसा रहा। साल 2011 में जब उन्हें बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो 2012 में उन्होंने बीजेपी छोड़ने की घोषणा कर दी। उन्होंने कर्नाटक जनता के नाम से एक अलग पार्टी का निर्माण किया था, लेकिन साल 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी में वापस लाया गया। उनके इस्तीफे पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है। जो डिसीजन लेंगे उसके लिए पालन है। सर, आपका डिमांड कुछ होगा सर, क्योंकि आप इनके येडियुरप्पा को चेहरा देख के ट्रस्ट करके बीजेपी क्या येडियुरप्पा जी भी अभी भी पक्ष का साथ है और हाईकमांड का साथ है, उसके लिए हम लोग पालन करेंगे। क्या कोई डिमांड होगा आपको हाईकमांड के ऊपर? डिमांड हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री ने 2 साल बहुत अच्छा से काम किया है। 6 करोड़ जनता का विकास के बारे में काम किया है और उनका जो जन का जो निर्णय उनका निर्णय है, किसी का निर्णय नहीं। उन्होंने अपने बताया कि हमको इतना साल हुआ फिर भी हमको सृष्टि ने मौका दिया, उसके लिए हमको कोई प्रेशर नहीं है। उन्होंने भाषण में कहा है सर, वापिस कुछ जरूरत नहीं है। उसने साहब ने भाषण में पूरा नमन किया है। सर अभी आगे कौन है सर? आगे सृष्टि तय करेगा, हाईकमांड तय करेगा। हमारी सृष्टि जो है ना बीजेपी का सृष्टि। साल 2007 में बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक में पहली बार बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाए गए। कर्नाटक दक्षिण भारत का पहला राज्य बना जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इससे पहले बीजेपी की पकड़ उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में ही देखी जाती रही थी। अब बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद बीजेपी को नए सीएम की तलाश है। कर्नाटक बीजेपी में चल रहे नाटक पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ये उनका बीजेपी का अंदरूनी मामला है। वो किसको रखना किसको निकालना, प्लीज, किसको रखना किसको निकालना उनका काम है। हमारा काम उनकी पैरवी करना नहीं है। इसको रखो इसको निकालो, ये उनका काम है, वो करने दो। एक पहला तो चीफ मिनिस्टर सत्यानाश करा वहां पर, अब जो आएगा और वो क्या करेगा देखिए। There is no story. It is a fact that he has expressed his tears has come out. It is not only from the eyes, it is even from the heart. Last couple of months, entire leaders of that party, including many leaders, were accusing him on corruption, on his administration, and various other issues. But none of the party leaders in the state or in the national level condemned it or stopped it. He has admitted in various occasions that he has not been allowed to function. So now there is a fallout on the change of chief minister. It means there was no good governance, no good administration. तमाम प्रतिक्रियाएं भी सुनी हैं। हम आपको आज जानकारी दे रहे हैं कि कर्नाटक में किस तरीके से दिन भर सियासी नाटक चलता रहा। येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद से प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। हालांकि येदियुरप्पा के इस्तीफे को लेकर काफी दिनों से बातें सामने निकल कर आ रही थी और ये बात बार बार कही जा रही थी कि येदियुरप्पा अपना इस्तीफा दे सकते हैं। इन सब के बाद आज आखिरकार जिस चीज का इंतजार था वो हो ही गया, क्योंकि येदियुरप्पा के नेतृत्व से काफी लोग परेशान थे। ऐसा कहा जा रहा था कि हर कोई उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इसके बाद आज आखिरकार उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप ही दिया है। कर्नाटक की राजनीति में सोमवार यानी
कि आज नया मोड़ आया है। बीजेपी नेता और सूबे के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद अब एक और दिलचस्प बात यह देखने वाली है कि बीजेपी सूबे की अब कमान किसे सौंपती है। ये सबसे अहम और बड़ा सवाल यही है। संसद भवन में जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच बैठक हुई और कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चा भी आज ही की गई है। बीजेपी ऑब्जर्वर का नाम जो है वो तय करने की कवायद शुरू की जाएगी। इसके बाद वे अगले 1-2 दिन में कर्नाटक जाएंगे। इस सप्ताह के अंत तक मुख्यमंत्री के नाम को लेकर फैसला किया जाएगा। और चलिए अब इतने अहम मसले पर हम चर्चा की भी शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले सुजाता पॉल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से भी पक्ष रखने के लिए भी प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैम, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सवाल सीधा सा है, बड़े दिनों से कर्नाटक में ये नाटक चल रहा था भारतीय जनता पार्टी में कि वो इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, देंगे नहीं देंगे, और आज आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे ही दिया। अब वजह क्या मानी जाए? क्योंकि बीजेपी की माने तो उनके हिसाब से तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बस उन्होंने दे दिया क्योंकि अब वो बुजुर्ग भी हो गए हैं, अब किसी युवा को देना चाहिए कमान, ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं। वजह आखिरकार क्या मानी जाए? को हटाने का कारण इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो है। आपको याद होगा 2011 में भी जब इन्हें हटाया गया था तो यही कारण था, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और केवल भ्रष्टाचार। यहाँ पे देखिए इस वक्त जो कर्नाटका में हालत हो रखी है वो ये है कि इनके 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। उनमें से एक बेटा है विजेंद्र और दूसरा राघवेंद्र। विजेंद्र को जो छोटा है ये माना जाता है कि वो डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये बात कही गई थी फरवरी 2020 में एक चिट्ठी जिसमें साइन नहीं थे किसी के, वो रिलीज करी गई थी और वो प्रिज्यूम किया जा रहा था कि भाजपा के अंदर का मैटर है और भाजपा के नेताओं ने ही किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि विजेंद्र जो है वो डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं और इनके कई बिजनेस डील्स हैं जिनके कारण इनको अब हटाया गया है। क्योंकि जिस प्रकार से इनके बेटे किसी को उन तक भी नहीं पहुंचने दे रहे थे और वो इनको प्रमोट कर रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि ये मुख्यमंत्री बने और ये उपाध्यक्ष है कर्नाटका के भारतीय जनता पार्टी के। तो आप समझ सकते हैं कि एक परिवार में एक व्यक्ति तो मुख्यमंत्री है, दूसरा अध्यक्ष है कर्नाटका पार्टी बीजेपी पार्टी का, दूसरा बेटा जो है वो शतमोगा से एक जो है विधायक है। तो इस तरीके से अगर पूरा परिवार जो है वो लूट रहा था तो ये जनता जो है बहुत सफर कर रही थी और जनता त्राहिमाम तब भी कर रही थी। और दुख की बात है कि आज जिस प्रकार से इनको हटना पड़ा है, आपने देखा कि किस तरह से वे रो रहे थे। तो रोने का कारण तो हम समझ ही सकते हैं कि पूरे परिवार को ही टारगेट पे लाया जाएगा। लेकिन ये साफ है कि ये जो पूरा सेंट्रलाइज कर लिया है मोदी जी ने, हर चीज को वो दिल्ली से चलाते हैं, ऐसे सरकारें नहीं चलती। जब विधायक अपना नेता चुनकर उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तब तक वो विधायक लोगों के लिए कार्य भी नहीं करेगा, वो मुख्यमंत्री लोगों के लिए कार्य नहीं करेंगे और उनकी जवाबदेही तय नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमारे पूरे संघीय ढांचे के साथ खिलवाड़ किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इसी का खामियाजा कर्नाटका की जनता आज झेल रही है। दुख का विषय है कि को सफर करना पड़ रहा है, लेकिन अब तो खाली ये उम्मीद करी जा सकती है कि जिसको भी ये मुख्यमंत्री बनाए कम से कम वे कार्य करें। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक के नाटक के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज सुबह से ही यहाँ पर हम देख रहे थे कि किस तरीके से सियासी हलचल मची हुई है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए सुजाता पॉल जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुजाता जी, एक बड़ा अहम सवाल है यहाँ पर कि क्या इस तरह से चेहरा बदलने से चरित्र बदल जाएगा? क्या बीजेपी का चरित्र बदल जाएगा? जो भ्रष्टाचार के आरोप वहां पर लगातार सरकार पर लगते रहे, वो चेहरा बदलने से एकदम से धुल जाएंगे आरोप? निश्चित तौर पर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये मैं तो कह रही हूँ कि जब आप उनके उपाध्यक्ष को देख रहे हैं, उनकी पार्टी के उपाध्यक्ष को कर्नाटका में,
उनके ऊपर इतने चार्जेस लगे हैं करप्शन के, उनके दूसरे बेटे के ऊपर, उनके दामाद के ऊपर, तो मुझे बताइए कि चेहरा तो वही है ना। अगर भारतीय जनता पार्टी ने एक जगह पे उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, उनके किसी परिजन को, उनके बेटे को कर्नाटक का की पार्टी जो है उसका उपाध्यक्ष बनाया है, तो इसका क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने लूट मचा रखी है कर्नाटका में, वही चलता रहेगा। और चेहरा बदल देने से क्या होता है, ये तो जो कुछ भी होगा, जो केंद्र इन्हें कहती है ये उतना कार्य कर लेते हैं, बाकी ये कुछ कर नहीं पाते, इसलिए इनकी जवाबदेही नहीं है और इसी वजह से ये जनता को आज लूट रहे हैं। दुख का विषय यही है। बिल्कुल। और अभी भी हमने देखा कि जब अच्छी खासी आपके गठबंधन के साथ वहां पर सरकार बनी थी तो वो सरकार पहले गिराई गई, उसके बाद आप फिर सत्ता में आए, अब उसके बाद भी स्थिर सरकार नहीं मिल पा रही है कर्नाटक की जनता को। ये तो सीधे सीधे कर्नाटक की जनता के साथ अन्याय है ना। एक सरकार बनी है, वो चुनी गई है, लेकिन वो गिरा दी गई। हालांकि वो कभी मानेंगे नहीं कि वो किस तरीके से गिराई गई, लेकिन वो गिराई गई। अभी भी स्थिर सरकार नहीं मिल पा रही है वहां की जनता को। बिल्कुल। और वो तो लोकतंत्र की हत्या करी गई थी जिस प्रकार से सरकार को गिराया गया। और इसी वजह से आज अगर आप ताश के पत्तों के घर की तरह ये एकदम गिर के खत्म हो रही है भारतीय जनता पार्टी, यही कारण है। आप देख लीजिए ना कि आप अगर राजस्थान में जाएंगे तो वहां वसुंधरा राजे सिंधिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया, राज्यवर्धन राठौर, सबके अलग अलग गुट चल रहे हैं। गुजरात जाएंगे तो नितिन पाटिल, विजय रूपाणी, CR पाटिल, इन सबके अलग अलग गुट चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान, नरोत्तम मिश्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया। उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो आदित्यनाथ, मनोज सिन्हा, मौर्य, राधा मोहन सिंह, तमाम लोगों के अपने अपने गुट चल रहे हैं। तो इनके लिए ना तो पार्टी महत्व रखती है, ना जनता महत्व रखती है, इसलिए कोई कार्य कहीं नहीं हो रहा है। जो हमारे सिस्टम्स है, जो हमारा संघीय ढांचा, अगर उसको रखा जाए, जो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत जो चुना जाता है उसे सरकार चलाने दिया जाए। और अगर आपको नहीं चुना गया, आप हार गए, तो कोई बात नहीं, चुनाव है, युद्ध थोड़ी है। अब आप बंगाल में देखिए किस प्रकार से ममता बनर्जी जीत चुकी है। हम तो बिल्कुल ही शून्य पे आ गए ना, लेकिन हम ये कहें कि नहीं, हम उनसे हर चीज पर उनकी सरकार को गिराने की कोशिश में लग जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा है, क्योंकि केंद्र में हमारी सत्ता है, क्योंकि हम इतने मजबूत है, तो ये गलत होगा। यही तो लोकतंत्र की हत्या है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को खुद भी सोचने की जरूरत है कि वो अपनी पार्टी को क्यों खत्म कर रही है। उत्तराखंड में आप देखिए 3 मुख्यमंत्री दिए और इनके अध्यक्ष जो है उन्होंने कहा कि ये हमारा मतलब है, हम 10 मुख्यमंत्री थे। आप जनता का अपमान कर रहे हैं। उसी तरह से आज कर्नाटका में जिस तरह से इन्होंने सरकार गिरा के येदियुरप्पा को बैठाया, और आपको याद होगा कि किस प्रकार से अमित शाह जी के मुंह से निकला था जब येदियुरप्पा उनके बगल में बैठे थे और उन्होंने कहा कि सबसे भ्रष्ट यहाँ पे येदियुरप्पा की सरकार। तो वो अपने ही येदियुरप्पा को भ्रष्ट बता भी रहे थे, क्योंकि वही असलियत थी। और यही कारण है कि आज क्योंकि स्थिति इतनी खराब हो गई है, जनता त्रैमाम कर रही है, इनके अपने गुट उनका विरोध कर रहे थे, इसी वजह से इनको मजबूरी में इनको हटाना पड़ा। अब आगे देखते हैं कि ये किसको लाते हैं, पर उम्मीद कर रही हूं कि जनता के बारे में सोचेंगे। अब कमान किसके हाथों में जाएगी, ये सबसे अहम सवाल है यहाँ पर। अभी खेमचंद शर्मा जी अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक लेते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। कर्नाटक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। BS येदियुरप्पा अपना इस्तीफा दे चुके हैं। अब देखने वाली बात यहाँ पर यही रहेगी कि किसके सिर पर अगला ताज ये सजता है। खेमचंद शर्मा जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। शर्मा जी, सवाल ये है कि अभी तो येदियुरप्पा के सिर से आपने ताज उतार दिया है, अब किसके सिर पर सजाएंगे? और सबसे बड़ी बात, क्यों उतारा गया ये ताज? क्या आप लोगों को भी अब जाकर महसूस हो गया कि भ्रष्टाचार के आरोपों में ज्यादा ही घिर गए थे? शर्मा जी, आवाज नहीं आ रही है सर आपकी।
आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, एक बार फिर से फोन पैच करवा लेते हैं, कुछ इशू हो रहा होगा। आपकी आवाज बिल्कुल भी हमें नहीं इस समय सुनाई दे रही है। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे कि येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद अब कर्नाटक का ताज किसके सर सजेगा। हालांकि 3 नाम इस समय सीएम की रेस में हैं और ये दिलचस्प होगा देखना कि बीजेपी सूबे की कमान किस नेता को सौंपती है। हमारे साथ लगातार सुजाता पॉल जी भी जुड़ी हुई हैं। सुजाता जी, अभी हम देख रहे हैं कि जो कुछ भी इस समय कर्नाटक में चल रहा है, अभी बात यह है कि सिर्फ कर्नाटक ही नहीं है, और भी कई राज्य हैं, जैसा आपने भी कहा कि राजस्थान भी उनमें से एक है। लेकिन आप लोगों पर ध्यान ज्यादा है, आपके पंजाब पर ध्यान ज्यादा है, आपके छत्तीसगढ़ पर ध्यान ज्यादा है, आपके राज्यों पर ध्यान ज्यादा रहता है बीजेपी का। अपने राज्यों को कब संभाल पाएंगे ये? अभी महाराष्ट्र पर भी थोड़ा बहुत ध्यान ज्यादा जा रहा है। जी देखिए, इसी वजह से यही कारण है, मैंने क्या कहा कर रही होती, आज तो जनता त्राहिमाम नहीं कर रही होती, लेकिन सत्ता में बने रहने की जो ये इच्छा है भारतीय जनता पार्टी की, और वो किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक, वो गलत है। अब आप देखिए, मैं अगर आपको डेटा बताऊं तो कर्नाटका में अब तक केवल 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपना टर्म कंप्लीट किया, और वो तीनों मुख्यमंत्री कौन है? वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता थे। कौन? अगर 1962 से देखें आप तो उस टर्म में 6 साल के करीब उन्होंने किया था एस निजालिंगप्पा। उसके अलावा डी देवराजा उर्स जो है वो 72 से 77, और सीधा रमैया 2013 से 2018। उसके अलावा आज तक किसी ने अपना टर्म पूरा किया ही नहीं है। तो ये क्या बताता है कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी की सत्ता जब भी आई है, ये जनता का निर्णय होता है कि आपको हटाए या ना हटाए, लेकिन जब काम करती है तो सही तरीके से काम करना और एक स्थिर सरकार देना, ये जिम्मेदारी होती है जो सत्ता में आता है। और वो कांग्रेस पार्टी ने 3-3 बार, जैसा मैंने आपको बताया, कि पूरे टर्म का दिया। उसके अलावा भी ऐसा नहीं हुआ है कि ठीक प्रकार से स्थितियों को संभाला जा सका हो, और यही दुखदाई होता है जब आपको ये नहीं पता कि आपको करना क्या है, क्योंकि जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगे थे, और देखिए इनके ऊपर जो आरोप लगे थे, अगर आप उसमें जाएंगे तो ये बड़ी चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि इनके ऊपर आरोप प्रेरणा एजुकेशनल ट्रस्ट को लेकर भी लगा था। इनके ऊपर ये आरोप थे कि इन्होंने एक जो अग्रीमेंट था JSW स्टील के साथ, उसमें 100 करोड़ का नुकसान एक्सचेकर को करवाया था, जिसके लिeu में JSW ने इनको 20 करोड़ रुपए दिए थे। तो अगर आप ये सब कुछ देखते हैं तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इनको मुख्यमंत्री पहले इन्होंने बनाया क्यों? क्या इसलिए बनाया क्योंकि ये भ्रष्टाचारी हैं और शायद पैसा ये केंद्र तक पहुंचाएंगे? ये सवाल तो आप पूछे जाएंगे। उन्होंने अपने घर भी भरे और उनको रखा भी गया इतने समय तक, सरकार को गिराने के बाद। हम तो सोच रहे थे बहुत अच्छी सरकार देंगे, लेकिन ना तो स्थिरता आई राज्य में और ना इनके ऊपर जो आरोप इन्हीं के पार्टी के लोगों ने लगाए। जी, क्या बीजेपी आला कमान की तरफ से पुरजोर यहाँ पर दबाव बनाया गया है, या फिर अब खुद येदियुरप्पा को कुछ डर लग रहा था इसलिए उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया? क्योंकि जब वो अपना भाषण दे रहे थे, आखिरी भाषण, तो वो कह रहे थे कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। हालांकि वो कंटिन्यू काफी भावुक थे, रो भी रहे थे, वो रो ही पड़े एक तरीके से वो, लेकिन वो ये कहते जा रहे थे कि मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, आला कमान की तरफ से कोई दबाव नहीं है। जी देखिए, ये तो कहने की बात नहीं है ना कि आला कमान का मेरे ऊपर दबाव नहीं है, ऐसा तो। और उन्होंने कहा मैं राजनीति में बना रहूंगा। वो चाहते हैं कि उनके जो बेटे हैं वो बने मुख्यमंत्री। हाँ, तो इस वजह से भी इतने आरोपों के बाद जब ऐसा हो रहा है तो ये तो स्वाभाविक था कि इनको हटाया जाएगा, क्योंकि स्थिति मतलब कंट्रोल नहीं हो रही थी और इनके अपने भाजपाई नेता जो हैं वो अब बगावत की ओर चल पड़े थे। इसी वजह से इनको हटाया गया है। बिल्कुल। और अभी ये लिंगायत समुदाय में काफी अच्छा अभी भी अपनी पकड़ रखते हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी पकड़ कमजोर हो गई हो। तो क्या बीजेपी के लिए मजबूरी भी हो जाएगी कि उनके बेटों को सौंप दी जाए अब कमान? नहीं, देखिए उनके बेटों के ऊपर ही तो ये आरोप लगे हुए हैं, तो अगर उनके बेटों को ही लाया जाएगा
तो उनके अंदर जो टूट फूट चल रही है वो तो और होगी। तो कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान उस चीज को संभालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये बात साफ है कि जेपी नड्डा जी के साथ भी येदियुरप्पा की बहुत नजदीकियां हैं। इसी वजह से वो मुख्यमंत्री पहले भी बना दिए गए थे। ऐसा तो है नहीं कि और नेता इनके पास नहीं रहे होंगे, इतने नेता ये तोड़ के ले जाते, उन्हीं में से किसी को बना सकते थे। लेकिन जो आज हम देख रहे हैं वो यही कारण है कि किस प्रकार से इन्होंने स्थितियों को संभाला नहीं समय रहते। इन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया, एक सरकार को गिराकर जिनके ऊपर इतने भ्रष्टाचार के आरोप थे। तो इसी वजह से इनको हटाया गया है। ये तो बिल्कुल निश्चित तौर पे ये इनका अपना मामला हो सकता है, लेकिन जब राज्य की बात आती है और जब कोई मुख्यमंत्री होता है तो वो तो जवाबदेह होगा ना सारे लोगों के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल। शर्मा जी, अब आवाज मिल रही है सर आपको? जी जी जी, आपकी आवाज अब मिल रही है। बताइए सर, किसके सर पर हम नया याद ताज पहनाएंगे, और दूसरा क्यों साइडलाइन किया गया है यहाँ पर येदियुरप्पा को? भ्रष्टाचार के आरोपों से बहुत ज्यादा घिर गए थे। आवाज आ रही है सर आपकी, आप अपनी बात रखिए सर। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, थोड़ी कम है, रिपीट करिए जी। मेरा सवाल ये है सर, अब नया मुख्यमंत्री कर्नाटक को कौन दिया जाएगा? कौन सा चेहरा अब आप सामने लेकर आएंगे? और साइडलाइन करने की वजह मैं आपसे जानना चाहती हूँ, येदियुरप्पा से मुख्यमंत्री का ताज क्यों छीना गया? येदियुरप्पा जी ने सबके सामने बताया है और येदियुरप्पा जी ने फैंटास्टिक काम किया। वो जन नेता है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता है, सब ये मानते हैं। कांग्रेस के नेता वहाँ पे मानते हैं और जन जन वहाँ पे जानता है कि येदियुरप्पा जी ने पार्टी को भी खड़ा किया है, कर्नाटक को भी खड़ा किया। कर्नाटक में जबरदस्त उन्होंने करते थे वो आज येदियुरप्पा जी का आरोप प्रत्यारोप होता था, वो हम पे आरोप लगाते तो बहुत ज्यादा। सुजाता जी कह रही थी हम तो जीरो हो गए, आप जीरो हो गए और जीरो किसी के भी साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसको भी जीरो कर देता है। आप हमसे बात करेंगे, हमारे जनरल मैटर में बोलने को तैयार है, तो एक दूसरे को आमने सामने बिठाने तक को तैयार नहीं है। एक कहता है, दूसरा है कि वो करप्ट है, मुख्यमंत्री करप्ट है। आप राजस्थान में देखिए, राजस्थान में क्या हो रहा है, पिछले 2 साल से लगातार मुख्यमंत्री उनके जो डिप्टी मुख्यमंत्री थे उनमें झगड़ा चल रहा है ना सर। हमें राजस्थान के बारे में अभी बात ही नहीं करनी है। आप अपनी सफाई पेश कीजिए सर, कांग्रेस अपनी सफाई खुद पेश कर लेगी कि उनके यहाँ क्या चल रहा है। सुजाता जी को आता है, काफी अच्छा बोलती है वो। सुन लीजिए, आपने सुजाता जी को बोलने दिया है ना, तो आप अगर आप उनके हमारी ऊपर बात बताइए, करें, मैं आपके बारे में बात करना चाहती हूँ, बताइए सर। तो आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो सुनिए, पहले मेरे को जवाब देना पड़ेगा। बताइए। मेरे बारे में बात करें तो हमें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। हमारे मुख्यमंत्री ने जबरदस्त काम किया, अच्छा काम किया, पूरा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अब 5 तारीख से वो इस्तीफा दे रहे हैं, दूसरा नए मुख्यमंत्री आएंगे, सबके सामने हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी के हमारे डिस्कशन होता है, हमारे यहाँ पे संवाद होता है वो, और हमारे जो MLA उनके साथ बैठ के हमारे जो केंद्रीय पर्यवेक्षक जाएंगे तो वो तय करेंगे कौन नया मुख्यमंत्री होना चाहिए। सबके सामने आएगा और एक अच्छा व्यक्ति मुख्यमंत्री मिलेगा। जिस तरीके से येदियुरप्पा जी ने जबरदस्त काम किया उनको आया जाएगा और कर्नाटक का भला किया जाएगा। रही बात कांग्रेस की, जो नाटक करप्शन में डूबी हुई है, जिनके हर राज्य में सिर्फ फोड़ने को एक दूसरे नेता तैयार हैं, वो हम पे बात करें तो बहुत ज्यादा हताशक है। आज कांग्रेस नाम की चीज बची नहीं, सिर्फ वहाँ पे गांधी परिवार बचा हुआ है। बाकी हर राज्य में जो गांधी परिवार का साथी है या गांधी परिवार का दरबारी है वो तो ठीक, जो दरबारी नहीं है उससे किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है। वहां पे इतना बुरा हाल है और वो हमसे बात करें तो इससे ज्यादा हताशक क्या हो सकता है। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय लिया जाता है वो जनता के हित में, पार्टी के हित में, देश के हित में जो अच्छा होता है उसी को ध्यान में रख के किया जाता है। और येदियुरप्पा जी पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। अगर कोई आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है तो उसको पहले अपने गिरेबान में जाके देना चाहिए। ठीक है, आप भी कह रहे हैं सर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए सवाल यही बन रहा है कि जब इतना अच्छा काम किया है तो उन्हें ऐसे बीच कार्यकाल से क्यों हटाया जा रहा है। आप खुद सोचिएगा सर, ये सवाल मेरा ऐसे ही बरकरार रहेगा। और मैं यहाँ सुजाता जी आपका धन्यवाद करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ बुलेटिन में रुक रहे हैं, आप देखते रहिए ANB न्यूज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुख कर लेते हैं हमारे अगले मुद्दे का। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र सरकार पर कृषि कानूनों को वापस लेने का दबाव बनाने के लिए दिल्ली की तरह लखनऊ के चारों तरफ किसान डेरा डालेंगे। इसके साथ ही उन्होंने मिशन यूपी और उत्तराखंड का ऐलान किया है। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि केंद्र सरकार बिना किसी शर्त के तीनों कृषि कानून वापस ले ले, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। इसलिए हम मिशन यूपी और उत्तराखंड शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत गांव-गांव जाकर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं का बहिष्कार करेंगे। इसके लिए यात्रा और रैलियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि यूपी के मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को बड़ी पंचायत का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर महापंचायत की जाएगी। पंजाब और हरियाणा की तरह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी हर गांव किसान आंदोलन का दुर्ग बनेगा। टिकैत ने आरोप लगाए हैं कि गेहूं की खरीद में घोटाला हुआ है। जल्द ही हम इसका खुलासा करेंगे। तो आंदोलन तो शुरू हो चुका है भाई। लखनऊ में प्रेस के साथ में हो गया तो आंदोलन की शुरुआत होगी। आज से ही जाएंगे। 5 सितंबर को बड़ी पंचायत करेंगे, वहां से मीटिंगों की घोषणा होगी, बड़ी मीटिंगों की घोषणा होगी। पहले 18 पंचायतें हम बड़ी करेंगे पूरे प्रदेश में, फिर उसके बाद में छोटी छोटी मीटिंगें करेंगे जिले वाइज। 15 अगस्त को ट्रैक्टर रैली के लिए क्या है? 15 अगस्त को ट्रैक्टर रैली तो वहाँ नहीं, अभी तो ये है कि वो गाजीपुर में जाएगा 3 जिलों के लोग, और आने वाले टाइम पे जो भी संयुक्त मोर्चा निर्णय लेगा 15 अगस्त को आप अपने जिलों में निकाल लेंगे। क्या करेंगे वो निर्णय ले लेगा संयुक्त में। किसानों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को झंडा नहीं फहराने देंगे, तिरंगा नहीं फहराने देंगे। हाँ, हरियाणा के लोग भाई मजबूत हैं, नहीं फहराना देंगे। क्यों फहरावे में? लेकिन बीजेपी करी है, देश विरोधी बात है जो आपने करी। आप ना वे भी हम अपने फहराएंगे संयुक्त मोर्चे का बयान। झंडा तो फहराएंगे, हम भी फहराएंगे। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। ऐसे में सोमवार को लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि अब लखनऊ को भी दिल्ली की तरह बनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनाते हैं। जेवर एयरपोर्ट के आसपास मूंग की खेती नोएडा के किसान और अलीगढ़ का किसान करता है। उसने अपनी फसल बेची 3000 रुपया सस्ती, 4500 से 5000 रुपये पर क्विंटल ये उन्होंने बेची। गेहूं 1200 से लगा के 1400 रुपये तक बेचा। बाजरे का भी यही हाल रहा। बाजरे का बिल्कुल ठीक वो उन्होंने दिया कि 1100 और 1200 रुपये के आसपास दिया। यही हाल आलू का किसान पूर्ण रूप से प्रदेश में बर्बाद हुआ है। गन्ने का भी यही हाल है, करीब 12,000 करोड़ रुपए के आसपास आज भी गन्ना किसानों का बकाया है उत्तर प्रदेश में। 4 साल से भुगतान लेट है पूर्ण रूप से, एक भी रुपया नहीं बढ़ा। सरकारें तो पहले भी आई, मायावती की सरकार में आंदोलन हुए तो 80 रुपये गन्ने का रेट बढ़ा। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बना, उसमें आंदोलन हुए तो 50 रुपये के आसपास बढ़ा। क्या योगी सरकार इतने कमजोर है? योगी जी के दोनों से कमजोर हैं कि 1 रुपया भी नहीं बढ़ा पाएंगे। अपनी बात रखेंगे, उनके सामने मीटिंगें रखेंगे, गांव-गांव तक जाएंगे और सरकारों की जो पॉलिसी है वो एड क्या देती है और काम क्या करती है के बारे में बातचीत करेंगे, बताएंगे। ये सारी चीजें हम बताएंगे। जाएंगे 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत वहां पर रखी है। उस पंचायत से इस आंदोलन की शुरुआत होगी। ये पूर्ण रूप से काम होगा। जिस तरह से कैमरा, कलम और किसान के ऊपर बंदूक का पहरा है, यह आंदोलन हमारा वापसी नहीं होगा। और भी उसके साथ में है, बिजली अमेंडमेंट बिल है, पेस्टिसाइड बिल है, पॉल्यूशन के मामले हैं, लेबर्स के मामले हैं। तो ये जितने भी मामले हैं, इन सारे मामलों पे सरकार स्पष्टीकरण नहीं देगी। किसान दिल्ली के चारों तरफ है, वहाँ से हटेगा नहीं। और यहाँ के भी हम बता देना चाहते हैं, यहाँ की सरकार को भी, कि सरकार सही उससे काम करें। नहीं काम होगा, वो आंदोलन बन रहा है हमारा पूर्ण रूप से। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते
जैसे दिल्ली में सील हैं ऐसे ही सील होंगे। उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे यहाँ पे। और प्रेस नोट है उसमें सारी चीज़ें आपको बताई है, जो भी क्वेश्चन होगा आपको सब चीज़ बताएंगे। अभी हमारे पंजाब से हमारे साथी है, मध्य प्रदेश से हमारे क्रांतिकारी लोग यहाँ पे आए हैं, उनकी भी आप बात सुनो और जो भी आप क्वेश्चन करोगे उसका हम जवाब देने में सक्षम है, आपको जवाब हम देंगे। धन्यवाद। बंगाल गए थे, वहाँ की मुख्यमंत्री से मिलने गए थे बंगाल में। क्या किसी स्टेट के मुख्यमंत्री से मिलना देश में प्रतिबंध है? ना ना, नहीं ना ना, एक बयान हमारे संयुक्त मोर्चे का बताओ कि हमने ये कहा है कि टीएमसी को वोट दो, ये नहीं कहा। हम गए थे, बीजेपी के लोग वहां से चुनाव लड़ रहे थे, वो एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे, उन चावल के साथ में वोट मांग रहे थे। संयुक्त मोर्चे ने, डालेवाल जी, सभी लोगों ने वहां पे, योगेंद्र जी ने ये कहा कि ये एक मुट्ठी चावल की भारत सरकार यहाँ पे आई है, इससे इसकी एमएसपी मांग लो। अगर ये कहना गलत है तो भाई हमने कहा है हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये भी खबरें छपती रहती हैं कि हम संयुक्त मोर्चा चुनाव के लिए कोई पार्टी बना रहे, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना। और अभी जो चुनाव की बात होगी, क्या होगा, किसको वोट देनी है, क्या है, भाई जिससे हमारी लड़ाई चल रही है हम उसको क्यों कहेंगे कि इसको वोट दो। जब जनता खुश होगी उसको दे लेगी, जनता नाराज होगी दूसरे को दे लेगी। हमारा क्या मतलब चुनाव से? हम बात करेंगे आंदोलन की, बात करेंगे अपने मसलों की। पैसा लेके और कहाँ है दुआ, तो हमारे तो छप्पर टूट गए सारे। दुआ हो भाई, कहाँ है एक आधा छप्पर तो गिरवा दो किसी से। कोई एक टपरी नहीं गिर रहा वहां पे। अच्छा, फसलें हमारी आधे रेट में बिक रही, हम आंदोलन पैसे लेकर आंदोलन करते हैं। कहाँ है वे दूसरे वाले भाई? ये बीजेपी के लोग पहले विपक्ष में हमारे साथ रहते थे, इनसे ये पूछोगे इन्होंने कितना दिया किसी को? कोई ये नहीं चलता। लोग आंदोलन, जो समस्या होती है उस पर आंदोलन करते हैं। और बीजेपी के साथ, अच्छा हम बीजेपी के साथ और आंदोलन कर रहे हैं, तो भाई बीजेपी की टीम भी तो दूसरी आ रही है यहाँ पे जो बांटने का काम करेगी। 15 अगस्त, अरे ट्रैक्टर रैली तो भाई जाता है, हर जत्था जाता है। जैसे अभी भी 26 तारीख में वहां पे गया, ट्रैक्टर से गए। अब हमारे पास में बसें तो है नहीं, हम ट्रैक्टर से जाते हैं। आज भी करीब 800 लोग हमारे कल ट्रैक्टर गए वहां पे, 800 ट्रैक्टर हमारा। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे मेहमानों का हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। खेमचंद शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इनके अलावा शिवराज सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि किसान नेता हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। शिवराज जी, शुरुआत आपके साथ ही। नया ऐलान यहाँ भारतीय किसान यूनियन की तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा है कि अब हम मिशन यूपी और उत्तराखंड शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया यहाँ पर जानना चाह रही हूँ कि क्या आप भी इस मिशन का हिस्सा हैं सर? नहीं, हमारा समर्थन है आंदोलन के लिए, क्योंकि आपको जानकारी है भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर काम नहीं कर रहा है, बाहरी समर्थन है। जी। और बाहरी समर्थन इसलिए है कि वो किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमने भी जो भारतीय किसान लोक शक्ति की जो गठन किया है वो किसानों के लिए किया है, वो किसानों की आवाज उठा रहे हैं, तो हमारा समर्थन है, संपूर्ण रूप से समर्थन है। तो आपके जितने भी कार्यकर्ता हैं इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि महापंचायत का भी ऐलान किया गया है यहाँ पर टिकैत साहब की तरफ से, तो इन महापंचायतों में हिस्सा लेने के लिए आप पहुंचेंगे सर? संयुक्त मोर्चा मदद मांगेगा तो जरूर पहुंचेंगे। ठीक है। खेमचंद शर्मा जी, एक नई चुनौती, दिल्ली के बाद अब लखनऊ को भी दिल्ली बनाने की कवायद शुरू की जा रही है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से। देखिए, राजनीति करनी है, करते रहें। राजनीति करने से मुद्दे सॉल्व नहीं होते, मुद्दे बातचीत से सॉल्व होते हैं। बातचीत को करना नहीं चाहते और बातचीत के अलग अलग रास्ते खुले हुए हैं। सरकार ने भी बातचीत के लिए अपने दरवाजे खोले हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजे खोले हुए हैं और वो तीनों के तीनों कानून अभी होल्ड पे हैं। लेकिन चर्चा पर चर्चा करने की बजाय अलग अलग जगह पे जाके, और वो भी पहले गणतंत्र दिवस पे जाके दिल्ली में जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली की गई, जिस तरीके से अफरा तफरी की गई, जिस तरीके से हमारे देश को संस्कार किया गया, वैसा ही कुछ 15 अगस्त जो
एक ऐसी डेट है, हमारे आन शान की डेट है, जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली, जिस दिन हम लोग स्वतंत्र हुए, उस दिन जो हमारा देश खुशी मनाता है, फिर वही कोशिश करना, फिर वही माहौल बनाना, ये अपने आप में दिखाता है, अपने आप में बहुत कुछ समझाता है कि इनकी नीति और नियत क्या है। अगर किसानों की अच्छा, बात आज करनी जब है, टिकैत साहब से सवाल किया गया शर्मा जी कि आप जाएंगे 15 अगस्त को संसद, तो उन्होंने कहा हम ट्रैक्टर लेकर जाएंगे संसद, और ट्रैक्टर चलाना कोई बुरी बात है क्या, वो ये पूछ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो 15 अगस्त को भी झंडा फहराएंगे। उन्होंने क्या बोला कि 26 जनवरी को जैसे हमने किया वैसे ही हम 15 अगस्त को करेंगे। उससे अपने आप में पता चल जाता है। ट्रैक्टर चलाना बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ट्रैक्टर खेत में चलाया जाता है, रोडों पे नहीं चलाया जाता। ट्रैक्टर हाईवे पे नहीं चलाया जाता, ट्रैक्टर संसद में नहीं चलाया जाता। आप ट्रैक्टर को लेके हाईवे को जाम करेंगे, आप संसद में पहुंचेंगे, दिल्ली में अफरा तफरी करोगे, तो दिल्ली में भी जो करोड़ों लोग रहते हैं उनके भी जो मानव अधिकार हैं उनका भी हनन होता है। ऐसा नहीं होता कि आप जहाँ चाहें जैसे चाहें वैसा करना शुरू कर दें। दिल्ली में इस सरकार ने, ये सरकार पूरी तरीके से कवरेज करे। किसानों ने बोला कि हम जंतर मंतर में प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो जंतर मंतर पे भी उनको परमिशन दिया गया है। अब आप बातचीत करें, अपनी बात को रखें, अलग अलग विषय हैं, लेकिन आप जिद में आके अराजकता फैलाएं तो वो सही नहीं है और लोग उसका निर्णय लेंगे। बिल्कुल, स्वराज जी आपके पास ही आना चाहेंगे। सर, बातचीत के रास्ते के अलावा सारे रास्ते अपनाए जा रहे हैं, ऐसा क्यों? बातचीत के रास्ते पर क्यों नहीं आ रहे दोनों पक्ष? सब करना है, महापंचायत करनी है, आपको लखनऊ भी घेरना है, आपको दिल्ली भी घेरना है, आपको उस किसान संसद भी चलानी है, लेकिन बात नहीं करनी है। बिना बातचीत के क्या इन रास्तों से ये मसला सुलझ जाएगा स्वराज जी? बातचीत के लिए मना कौन कर रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जब वो शर्त लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि 3 काले कानूनों पे तो बात होगी नहीं, बाकी और कोई समस्या है तो उन पे आके बात कर लो। अरे भाई, ये जो आंदोलन की शुरुआत हुई है, मैं खेमचंद जी को बता देना चाहता हूँ, ये आंदोलन की शुरुआत ही 3 कृषि बिलों से हुई है। और जो 3 कृषि बिलों पे ही बात नहीं होगी तो फिर क्या चर्चा होगी आगे? भाई, जिन कानूनों को किसान नहीं चाहता, तुम जबरदस्ती क्यों थोपना चाहते हो कि भाई नहीं ये कानून तो आपको झेलने ही पड़ेंगे? और ऐसी क्या मजबूरी बन गई थी सरकार की, जहां देश कोविड से लड़ रहा था वहां इन कानूनों को लेके आए? अरे इंतजार कर लेते भाई, जब देश से कोविड खत्म हो जाएगा, जब मिल बैठ करके बात कर लेंगे। इन्होंने ये 3 कृषि बिल सरमाएदारों के चंगुल में आके, उद्योगपतियों के चंगुल में आकर के एक साथ देश के किसानों के ऊपर थोप दिए। ऐसी क्या मजबूरी थी? कोई अमेरिका का तो दबाव था नहीं इनके पास कि भाई अमेरिका ताकतवर देश है, उसका दबाव है। कहीं ना कहीं ये जो 3 बड़े सरमाएदार हैं, जिन्होंने पहले ही वेयर हाउस बना लिए थे कानून आने से पहले, मुझे लगता है कि उन्होंने चुनावी फंड इनको दिया है, रैलियों का फंड इनको दिया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कार्यालय बनाने का फंड दिया है, इसलिए ये सरमाएदारों के दबाव में इन 3 कृषि बिलों को वापस नहीं ले रहे हैं। सर, आपकी ये बात मान भी ली जाए तो भी तो सवाल ये है कि ये किसान कानून अभी लागू तो नहीं हो पाए ना। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा ही दी गई। ऐसा तो है नहीं कि ये कानून अभी काम कर रहा है, और अभी ये भी नहीं पता है कि ये कानून आगे भी लागू हो जाएंगे या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देख रहा है इस मसले को। पल्लवी जी, कैसी बात कर रही हो आप जी? आप तो एक समझदार एंकर हैं। इन्होंने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने मात्र 6 महीने के लिए स्टे किया था, वो 6 महीने का कार्यकाल भी पूरा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कितना समय दिया सर? सुन लो, सरकार ने 1.5 साल के लिए कहा था। हाँ। उसमें से 1 साल निकल गया, मात्र 6 महीने रह गए, वो भी निकल जाएंगे। अगर सरकार को ये कानून होल्ड पे ही डालने हैं तो अस्थायी रूप से होल्ड पे डाले ना, कि हम अपने कार्यकाल में इनको लागू ही नहीं करेंगे। एक बार कह दे। मैं वही तो आपसे कह रही हूँ सर, अभी तो ये भी नहीं पता कि जब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इस मसले पर सुनवाई होगी तब क्या होगा। ये भी नहीं पता कि वाकई में ये कानून दोबारा धरातल पर लागू हो जाएंगे या नहीं। और कमेटी की अलग यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। कमेटी को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी है, कमेटी पर भी किसान संगठनों का ज्यादा विश्वास रहा नहीं है। वैसे कमेटी, हम भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, हमारा भारतीय किसान लोक शक्ति सुप्रीम कोर्ट गई थी। डॉक्टर AP सिंह जो हमारे सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने किसानों की तरफ से पैरवी की थी। तो अभी तो कोई सुनवाई वाली बात तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई नहीं। और जो 3 इन्होंने नियुक्त किए थे कमेटी में, एक तो इनमें से पहले ही छोड़ के चले गए थे, 4 में से 3 रह गए थे। हमारे पास तो उन्होंने कभी नोटिस भेजा नहीं कि जी आप सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थे, आप आकर के अपनी बात रखो। हमें तो कभी बुलाया नहीं उस कमेटी ने। कमेटी कहाँ बैठी है, कहाँ सुन रही है, क्या कर रही है? क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में पार्टी भी थी भारतीय किसान लोक शक्ति, तो लोक शक्ति को तो कभी नोटिस किया नहीं उस तीनों जो कमेटी के मेंबर है कि भाई आओ अपनी बात कहो।
ठीक है, खेमचंद शर्मा जी, आपका रुख करेंगे हम, लेकिन उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राकेश टिकैत ने नया ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली घेराव की तरह अब लखनऊ का भी घेराव किया जाएगा, यानी कि अब लखनऊ को दिल्ली बनाया जाएगा। अब यहाँ पर भी प्रदर्शन की आंच तेज होने वाली है, जैसा कि चेता दिया है राकेश टिकैत ने। इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी, अभी आप बात सुन रहे थे स्वराज जी की। अब मेरा सवाल बस सीधा सा बार बार सर एक ही सवाल रह जाता है कि इस मसले का अंत क्या है? अगर बातचीत करनी है तो वो पहल आपकी तरफ से ही क्यों नहीं शुरू कर ली जाती? आप बातचीत तो कीजिए। सबसे पहले तो अभी हमारे किसान नेता जो बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी कहाँ बैठती है, कब बैठती है, कैसे बैठती है, उसका हमें अता पता नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट की एक तरीके से तौहीन करना है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अपनी जगह, अपना ऑफिस, अपना टाइम सबको बता रखा है और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी सबके लिए अवेलेबल है। कोई भी किसान उनके पास जा सकता है अगर वो अपने आप को किसान समझता है। अगर ये लोग अपने आप को किसान समझते ही नहीं है, इसीलिए शायद ये वहाँ पे जा नहीं रहे। किसान समझते होते, हम पूरा देश सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करता है। सुप्रीम कोर्ट के हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से डिसीजन होते हैं, किस तरीके से हमारे आन बान शान को वहाँ पे मेंटेन किया जाता है, हमारे संविधान को मेंटेन किया जाता है। तो ये लोग उस कमेटी को मिलने तक तो तैयार नहीं। उस कमेटी को कहते हैं कि कमेटी तो सरकार की कमेटी है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कॉन्स्टिट्यूट किया है, सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर कर रहा है। आप और वो कमेटी अपने आप से कोई निर्णय ले नहीं सकती। वो कमेटी सिर्फ और सिर्फ अच्छा और बुरा जो भी उसके पास जा रहा है उसको रिकॉर्ड करने का काम करती है। अगर आपकी बातों में दम है तो आप अपनी बातें रिकॉर्ड क्यों नहीं कराते? अपनी बातों से वहाँ पे आप ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं देते? आप वहाँ पे क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वहाँ पे जाके क्यों नहीं बताते? आप नहीं बताते। आपको पता है कि कहीं ना कहीं आपकी बातें राजनीति से प्रेरित हैं। अगर आप जाओगे, लॉजिकल बताओगे तो आपकी बातों में दम नहीं है और आप उसको सही से साबित नहीं कर पाओगे, इसलिए आप जाना नहीं चाहते। अगर आपको विश्वास होता है तो आप कमेटी के पास जाते, अपनी बातें रखते। और सुप्रीम कोर्ट में तो ये केस बाद में आएगा, डेट पड़ेगी, कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट देगी, उसके अकॉर्डिंग निर्णय होगा। और सुप्रीम कोर्ट वो देखेगी कि कैसे लोगों को ये फायदेमंद लग रहा है, कैसे लोगों को ये खराब लग रहा है। और पूरा डिस्कशन होने के बाद इस पर निर्णय होगा कि तीनों कानूनों को कंटिन्यू करना है या स्क्रैप करना है। अच्छा सर, राजनीति की जो आप यहाँ पर बात कर रहे थे और सभी ये बात कर रहे हैं कि किसान आंदोलन में अब राजनीति का प्रवेश हो चुका है। आज राकेश टिकैत से जब प्रेस वार्ता के दौरान सवाल किया गया कि आप चुनाव लड़ेंगे या आपके संगठन का कोई भी नेता चुनाव लड़ेगा, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा ना तो मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, ना ही मेरे किसी किसान संगठन का कोई भी नेता चुनावों में उतरेगा। तो क्या अब उनके इस बयान के बाद से ये आरोप खत्म हो जाएंगे सिरे से कि वाकई में ये आंदोलन चुनावों से किसान का जो ये आंदोलन है वो राजनीति से प्रेरित है? बिल्कुल नहीं होंगे। हम सभी जानते हैं राकेश टिकैत जी पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, बुरी तरीके से हार चुके हैं। कैप्टन साहब कांग्रेस के साथ उनके किस तरीके से रिलेशन रहे, कैसे उन्होंने कैप्टन साहब का विचार प्रसार किया है। और बहुत सारे जो लोग अभी इस आंदोलन में शामिल हैं अपने चुनाव के लिए विचार दिखा चुके हैं, दे चुके हैं और कह चुके हैं कि हम पंजाब में चुनाव लड़ेंगे, हरियाणा में लड़ेंगे, यूपी में लड़ेंगे। पूरी तरीके से ये साफ साफ होता जा रहा है कि अब राजनीति सर्वोपरि हो गई है, राजनीति ऊपर आ गई है, किसानों के मुद्दे पीछे हो गए हैं, किसानों से कोई लेना देना नहीं है। कैसे अपने आप को चमकाना है, कैसे अपने आप को किसी राजनीतिक दल से टिकट लेके अपने आप को एमएलए एमपी बनाने की कोशिश करना है। सिर्फ राजनीति हावी हो रही है, किसानों के मुद्दे नहीं। अगर किसानों की बात मना कर रहे हैं सर, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। वो तो लगातार ये बात कर रहे हैं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, ना ही मेरे किसी संगठन के नेता को चुनाव लड़ना है। उनको रिजेक्ट किया है, वो ऑलरेडी लड़ चुके हैं, जनता ने उनको बार बार रिजेक्ट किया है और हम सभी को पता है। तो उसके बाद फिर अंत कहाँ है? अगर वो चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते हैं, आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, बातचीत की कोई पहल शुरू नहीं कर रहा है, तो अंत कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये कानून सही प्रक्रिया से नहीं बनाए गए, सही नियत से नहीं बनाए गए, तो वो स्पष्ट कर देगी। और उनको लगता है कि नहीं, कानून का जो स्वरूप है वो सही है, कानून को सही नियत से बनाया गया है, सही प्रोसेस से बनाया गया है, लोगों के लिए फायदेमंद है, तो अलाउ करेंगे और अलाउ करेंगे तो उसको मानना पड़ेगा। ठीक है। और एक बात यहाँ पर आकर फंस जाती है, आप कह रहे हैं कि किसान कानूनों को हम रद्द नहीं करेंगे, आप बातचीत के लिए आइए हैं। वहीं राकेश टिकैत कहते हैं कि हमें बातचीत नहीं करनी है, आप कृषि कानून रद्द कर दीजिए, हम तुरंत अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर अपने घर चले जाएंगे। अब बात तो यही फंस जाती है कि फिर बातचीत की शुरुआत कैसे हो? वो कह रहे हैं कि हमें शर्तें मत लगाइए पहले। शर्त तो है ही नहीं, बात रियल रवैया किसका है? टिकैत साहब वो चाहते हैं कि कानूनों को रद्द कर दे। अरे भैया, परसों से
किसान इंतजार कर रहे हैं कि उनको कानूनी अधिकार मिले, उनको आप समृद्ध करें, देश उनको कानूनी एक तरीके से हथियार दे ताकि उनको कोई लूट खसोट ना कर सके। आज भी कॉन्ट्रैक्ट खेती होती है, लेकिन आज हमारे किसान के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। तो उनको कानूनी अधिकार मिल जाएगा तो किसान बराबरी में आ जाएगा, किसान को किसी भी कंडीशन में लॉस नहीं होगा, उसकी जमीन सुरक्षित रहेगी, उनको बराबरी का अधिकार मिलेगा, नई इन्वेस्टमेंट मिलेगी, नई तकनीकी मिलेगी, नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, उनका विकास होगा, किसान की आमदनी बढ़ेगी, आमदनी जो किसान की बढ़ेगी तो पूरा देश समृद्ध होगा। अभी प्रॉब्लम क्या है कि कुछ ताकतें नहीं चाहती किसान समृद्ध हो, किसान की आमदनी बढ़े, किसान जो समृद्ध होगा, आमदनी बढ़ेगी तो पूरे देश में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो बढ़ेंगी और देश आगे तेजी से बढ़ेगा और उनकी राजनीति कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। तो उन्हीं साजिशों की वजह से विभिन्न प्रकार के आडंबर किए जा रहे हैं। और मैं तो जो वास्तव में जो किसान है उनसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बात रखें। ये कानून तो अभी होल्ड पे है और सुप्रीम कोर्ट के सामने आप अपनी बात नहीं रख रहे तो कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान कर रहे हैं। और ये राजनीतिक जो लोग हैं उनके बहकावे में ना आए और जो आंदोलनजीवी हैं जिनका किसानी से कोई लेना देना नहीं, जैसे योगेंद्र यादव जी जो भिन्न भिन्न प्रकार के आंदोलनों में पाए जाते हैं, उनके बहकावे में बिल्कुल ना आए। उनका काम तो आंदोलन करना है, सरकार को बदनाम करना है, लटकाना है, भटकाना है, विकास को रोकना है। तो ऐसे लोगों से आपका भला नहीं होने वाला। आप अपना जिस तरीके से आप हमेशा से अन्नदाता का काम करते हैं वैसा ही करें और आपका नुकसान ये सरकार कभी नहीं होने देगी। मोदी जी हैं कि आपने डीएपी के प्राइस को कम किया, ये मोदी जी हैं पीएम केयर के माध्यम से लगातार आपको पैसा दे रहे हैं, ये मोदी जी हैं जो आज आपको माध्यम के पास नहीं जाने दे रहे, आज बैंकों से आपको ना के बराबर इंटरेस्ट पर ऋण दिलवा रहे हैं, ये मोदी जी हैं हर खेत में पानी जाए उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, मोदी जी हैं कि आपके खेत की जांच हो, मिट्टी की जांच हो, उसके अकॉर्डिंग आपको सलाह मिले, आपको वैज्ञानिक सलाह दें और लगातार आपकी भलाई के लिए काम किए जा रहे हैं। तो आपका बुरा नहीं कर सकते। लगभग 250% एमएसपी पे जो खरीदी जाती है, जो खरीद फरोख्त होती है, वो मोदी जी के सरकार के कार्यकाल में बढ़ी है। जो बड़ी है प्रैक्टिकल में हम लोग ये करके दिखा रहे हैं तो हम करेंगे और किसानों पर विश्वास भी है। बिल्कुल, उसके बावजूद भी किसान संगठन आंदोलन की राह पकड़े हुए हैं, तो उसके पीछे की वजह क्या है ये जानने की जिम्मेदारी किसकी है, ये आप भली भांति समझ रहे हैं सर। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो किसान आंदोलन को और ज्यादा तेज करने की कवायद अब शुरू कर दी गई है। राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी किसान आंदोलन को तेज किया जाएगा। हालांकि इस आंदोलन का इन दोनों राज्यों के चुनावी माहौल पर क्या असर देगा ये देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।